ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप होता है वो उसके डीएनए में होता है। अगर दो लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो ये डिफरेंस इन दोनों के डीएनए में होना चाहिए और कम से कम कुछ जगहों पर तो होना ही चाहिए। ये जो अजम्पशंस हैं, धारणाएं हैं, हमें ह्यूमन जीनोम की कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस की ओर ले जाते हैं, जिसके लिए एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 1990 में, जिसको हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं। ह्यूमन जीनोम में 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं और एक बेस पेयर की सीक्वेंस का पता करने के लिए लगभग $3 का खर्चा आया था। यानी ये प्रोजेक्ट लगभग $9 बिलियन का था। इस प्रोजेक्ट में इतना डाटा कलेक्ट हुआ कि अगर एक पेज पर 1000 लेटर को प्रिंट किया जाए और ऐसे 1000 पेज की एक बुक बनाई जाए तो ऐसी 3300 बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी ह्यूमन जीनोम के कंप्लीट डाटा को स्टोर करने के लिए। और बुक्स के इतने बड़े कलेक्शन में से अगर हमें कोई डाटा पता करना होगा तो वो बहुत ही टफ जॉब होगा। तो इतना ह्यूज डाटा को कलेक्ट करने के लिए कंप्यूटर की एक ब्रांच डेवलप हुई जिसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी हेल्प से इतना बड़ा डाटा स्टोर किया गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लगभग 13 इयर्स तक चला और इसको कोऑर्डिनेट किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने। बाद में यूनाइटेड किंगडम के वेलकम ट्रस्ट ने भी इसको ज्वाइन कर लिया और दुनिया भर के तमाम देशों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, जैसे कि जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एटसेट्रा। ये प्रोजेक्ट 1990 में स्टार्ट हुआ था एंड 2003 में जाकर के कंप्लीट हुआ, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 1 को छोड़ करके, जिसके डीएनए को मई 2006 तक जाके सीक्वेंस किया गया। आओ देखें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स क्या थे। पहला गोल था ह्यूमन डीएनए के लगभग 20 से 25 हजार जीन्स को आइडेंटिफाई करना। सेकेंड गोल था जो 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स होते हैं उनको सीक्वेंस करना। तीसरा गोल था ये जो बड़ी सी इंफॉर्मेशन है इसको किसी डाटा बेस में स्टोर करना। फोर्थ गोल था इतने बड़े डाटा बेस की डाटा एनालिसिस के लिए टूल्स को इम्प्रूव करना, डेवलप करना। आई मीन इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। फिफ्थ गोल था एचजीपी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको दूसरे सेक्टर्स को ट्रांसफर करना, जैसे कि इंडस्ट्रीज को, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को, जिससे उनको भी बेनिफिट हो। इस प्रोजेक्ट की वजह से एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज अगर कोई डेवलप होता है तो उसको एड्रेस करना। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स थे। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डीएनए वेरिएशंस अमॉन्ग इंडिविजुअल्स कैन लीड टू रिवोल्यूशनरी न्यू वेज टू डायग्नोज, ट्रीट एंड समडे प्रिवेंट द थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स। मतलब अगर हमें इंडिविजुअल्स के डीएनए में वेरिएशंस का पता चल जाए तो इससे हमें डिजीज को डायग्नोज करने में, उनको ट्रीट करने में और हजारों बीमारियों से बचाव में हेल्प मिलेगा। केवल ह्यूमन डीएनए को ही सीक्वेंस नहीं किया गया है, बहुत से नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म के डीएनए को भी सीक्वेंस किया गया है और इनका यूज हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, एनर्जी प्रोडक्शन में, इन्वायरमेंटल रीमेडिएशन में, अलग अलग चैलेंजेस को सॉल्व करने में किया जाता है। वो नॉन ह्यूमन मॉडल्स बहुत से बैक्टीरिया हैं जिनके डीएनए को सीक्वेंस किया गया है। ईस्ट यानी सैकेरोमाइसिस सेरेविसिया है, कैनोरहैप्टाइटिस एलिगेंस है, ये फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड होता है, ये एस्क हेलमिंथीस से बिलोंग करता है। ड्रोसोफिला के डीएनए को सीक्वेंस किया गया है जिसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं, इसका जेनेटिक्स में खूब यूज किया जाता है। और कुछ प्लांट्स को भी सीक्वेंस किया गया है जैसे कि राइस एंड अरेबिडोप्सिस थैलियाना। इन मॉडल ऑर्गेनिज्म्स के डीएनए सीक्वेंसिंग से हमें हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, एनर्जी प्रोडक्शन में, इन्वायरमेंटल रिमेडिएशन में अलग अलग प्रॉब्लम्स को, अलग अलग चैलेंज को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है।
जीपी में कौन कौन से मेथड्स और कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज किया गया था, आओ देखें। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स एंड सीक्वेंस एनोटेशन, इन दो मेथड्स का यूज किया गया था। ईएसटी में किसी सेल के सारे एमआरएनए को निकाल लेते हैं और हर आरएनए को सीक्वेंस कर लेते हैं और इससे कंसर्निंग डीएनए सीक्वेंस का हमें पता चल जाता है। ईएसटी में जो एक्टिव जीन्स होती हैं केवल उनके सीक्वेंस का पता चल पाता है, लेकिन डीएनए का वो पार्ट जो एक्टिव नहीं है या ऐसी जीन्स जो एक्टिव नहीं है उनके सीक्वेंस का पता ईएसटी से नहीं चलता है। दूसरी मेथडोलॉजी है सीक्वेंस एनोटेशन। ये होल जीनोम को सीक्वेंस करने की ब्लाइंड अप्रोच है। इसमें कोडिंग एंड नॉन कोडिंग दोनों पोर्शंस को सीक्वेंस किया जाता है। सीक्वेंस एनोटेशन में सेल में से पहले डीएनए को आइसोलेट कर लिया जाता है, फिर डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनाए जाते हैं। इन फ्रैगमेंट्स को क्लोन किया जाता है। क्लोनिंग के बाद हर एक फ्रैगमेंट की मल्टीपल कॉपीज हमारे पास अवेलेबल होती हैं। अब हर एक डीएनए फ्रैगमेंट की ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर की हेल्प से सीक्वेंस का पता कर लिया जाता है। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर एक मशीन होती है जिसका डेवलपमेंट फ्रेडरिक सेंगर ने किया था। इन्होंने प्रोटीन में अमीनो एसिड की सीक्वेंस को पता करने की टेक्निक भी डेवलप करी। मतलब फ्रेडरिक सेंगर ने डीएनए सीक्वेंस पता करने की टेक्निक और प्रोटीन में अमीनो एसिड पता करने की टेक्निक दोनों डेवलप की। अब इन फ्रैगमेंट्स का अलाइनमेंट किया जाता है ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस के बेस पर। ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस इनमें डेवलप की जाती हैं और एक बार सीक्वेंस अलाइनमेंट हो जाता है तो फिर इनको कंसर्निंग क्रोमोसोम को असाइन कर दिया जाता है। मतलब ये डीएनए कौन से क्रोमोसोम का है ये कंफर्म कर दिया जाता है। सीक्वेंस एनोटेशन में जब फ्रैगमेंट्स को क्लोन किया गया तो उनके लिए बाक एंड याक क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल किया गया, यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का यूज किया गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दूसरा चैलेंजिंग टास्क जेनेटिक मैप और फिजिकल मैप को जीनोम के ऊपर असाइन करना था। एंड दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज रिकॉग्निशन साइट्स। डीएनए के अंदर हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए जो रिकॉग्निशन साइट होती है वो वेरी करता है, उनमें पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं और इस इंफॉर्मेशन का यूज किया गया था जेनेटिक और फिजिकल मैप को जीनोम के ऊपर असाइन करने में। और कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का यूज किया गया जिन्हें माइक्रो सैटेलाइट्स कहते हैं। आओ देखें ह्यूमन जीनोम के सैलिएंट फीचर्स। ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं। ह्यूमंस के अंदर जो एवरेज जीन्स होती हैं वो लगभग 3000 बेसेस की बनी होती हैं, लेकिन कुछ जीन्स बहुत बड़ी होती हैं और कुछ जीन्स साइज में बहुत छोटी भी होती हैं। जैसे लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रॉफिन जीन होती है और इस जीन में 2.4 मिलियन बेसेस होते हैं। ह्यूमन जीनोम में लगभग टोटल जीन्स 30,000 एस्टिमेट की गई और बहुत पहले जो एस्टिमेट किया गया था ऐसा माना गया था कि लगभग ह्यूमन जीनोम में 80,000 टू 1,40,000 जीन्स होती हैं। बाद में एस्टिमेट किया गया कि भाई केवल 30,000 जीन्स ही होती हैं और हम सबके डीएनए में 99.9% न्यूक्लियोटाइड्स बिल्कुल सेम होते हैं। जितनी जीन डिस्कवर की गई उनमें 50% का फंक्शन अभी तक अननोन है। हमारे जीनोम का 2% से भी कम पोर्शन कोड करता है प्रोटीन्स को। मतलब 98% डीएनए किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता। ह्यूमन जीनोम का काफी बड़ा प्रपोर्शन रिपीटेड सीक्वेंसेस का बना होता है। रिपीटेड सीक्वेंसेस डीएनए के स्टेट्स होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, 100 to 1000 टाइम्स रिपीट करते हैं। रिपीटेड सीक्वेंसेस का कोई कोडिंग फंक्शन नहीं होता, यानी ये किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते, लेकिन रिपीटेड सीक्वेंसेस की प्रेजेंस से हमें क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम डायनेमिक्स एंड क्रोमोसोम इवोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर सबसे ज्यादा जीन्स होती हैं 2968
और सबसे कम जीन्स होती हैं क्रोमोसोम Y के ऊपर, केवल 231 जीन्स होती हैं। ह्यूमन जीनोम में 1.4 मिलियन लोकेशंस पर यानी 1.4 मिलियन प्लेसेस पर केवल एक नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस था और इसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं और एसएनपीज को शॉर्ट में स्निप्स प्रोनाउंस करते हैं। एसएनपीज की हेल्प से डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस यानी ऐसी सीक्वेंसेस जिनसे बीमारियां होती हैं उनका आसानी से पता किया जा सकता है और ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस किया जा सकता है, पता किया जा सकता है। एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंज ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ड्राइविंग मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम डीएनए सीक्वेंसेस will define research through the coming decades leading to our understanding of biological systems। डीएनए सीक्वेंसेस से जो हमें नॉलेज मिलती है इससे रिसर्च एरिया डिसाइड होगा फ्यूचर में बायोलॉजिकल सिस्टम्स को समझने के लिए। पहले जो रिसर्चर्स थे वो एक या दो जीन्स की स्टडी किया करते थे और अब होल जीनोम सीक्वेंस और उनके ऊपर हाई टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से हम क्वेश्चंस को सिस्टमेटिकली अप्रोच कर सकते हैं और बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर टिश्यू ऑर्गन या ट्यूमर के सारे ट्रांसक्रिप्ट की स्टडी एक साथ कर सकते हैं। इससे पता चल सकता है कि दसों हजार जीन्स और प्रोटीन्स एक साथ सेल के अंदर कैसे काम करते हैं और केमिस्ट्री ऑफ लाइफ को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं।